आइए आज शुरुआत करते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसका नाम है। क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा, वो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। पिछले की वीडियोस में हमने देखा कि रसायन विज्ञान का विकास कैसे हुआ, उसकी परिभाषा क्या थी, उसका महत्व क्या क्या है। फिर हमने जाना ये कि रसायन जो है वो पदार्थों का ही ज्ञान है, पदार्थों का ही विकास का ज्ञान है, पदार्थों के विषय का ही एक विशेष ज्ञान होता है। ठीक है, तो हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा, द्रव्य के बारे में पढ़ा और पदार्थ की अवस्थाओं के 5 अवस्थाओं के बारे में जाना। आज हम जानेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। अगर यदि आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। अब आज हम शुरुआत करते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो पदार्थ का वर्गीकरण 2 तरीके से हो सकता है, एक फिजिकल तरीके से और दूसरा भौतिक रासायनिक तरीके से, यानी केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले भौतिकी के आधार पर, यानी भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को जो है ना, वो 5 भाग, जो कल 5 अवस्थाएं जिसको हमने पढ़ा था, है ना, भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर जो है ना, पदार्थ को 5 पार्ट में बांटा गया था। क्या था? ठोस, दूसरा द्रव, और तीसरा क्या था? गैस, चौथा प्लाज्मा, और 5वां बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, ये जो है ये 5 पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में कल हमने जाना था। ये इसका भौतिक वर्गीकरण है। जब रासायनिक वर्गीकरण में इसका पढ़ते हैं, है ना, रासायनिक गुण के आधार पर जब इसका वर्गीकरण किया गया तो हम पाते हैं पदार्थ के जो प्रकार हैं, वो इस प्रकार से हैं। ठीक है, पहला क्या इसका प्रकार है, पदार्थ का प्रकार रासायनिक गुण के आधार पर इसको जो है ना 3 पार्ट में बांटा गया है। तत्व, दूसरा यौगिक, और तीसरा जो है वो है हमारा मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। पिछले वीडियो में हमने जान लिया था ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है और प्लाज्मा क्या होता है, और बीईसी यानी बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये कौन से पदार्थ की अवस्थाएं थी या ये क्या थे। ठोस जो होता है वो क्या होता है, उसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, फिक्स्ड होता है। ठीक है, द्रव का क्या होता है, द्रव का आयतन तो फिक्स होता है लेकिन इसका आकार फिक्स नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता। और गैस का ना ही आकार फिक्स होता है, ना ही आकार निश्चित होता है, ना ही इसका जो आयतन निश्चित होता है, ना ही जो है इसका ये आकार निश्चित होता है। प्लाज्मा क्या था, जब हम गैस को बहुत ज्यादा गर्म किए थे तो उसके जो आयन थे वो आयनाइज्ड हो गए थे, आयनीकृत हो गए थे। गैस के जो परमाणु थे वो आयनाइज हो गए थे और प्लाज्मा बन गए थे। और बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो तनु गैस को बहुत ज्यादा अति शीतल किए थे, बहुत ज्यादा ठंडा किए थे, तो वो बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था में चले गए थे। आज हम जानते हैं कि ये तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे तत्व की। तो तत्व क्या होते हैं? तत्व जो होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं। मतलब इसका अर्थ ये हुआ, तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, तत्व को अंग्रेजी में एलिमेंट कहा जाता है। और जब तत्व को हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो तत्व होता है
वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। यानी तत्व के अंदर जब देखा जाएगा तो सारे उसके अंदर जो भी कण मौजूद होंगे, जो भी परमाणु के कण मौजूद होंगे, सारे परमाणु सबका गुण एक ही जैसा होगा, सारे परमाणु एक जैसे ही होंगे तत्व के अंदर। उसमें कुछ अगर यदि उसको तोड़ा जाएगा तो उसमें कुछ अलग नहीं मिलेगा। तत्व है, हमने पीरियोडिक टेबल में हम जानते हैं 118, टोटल 118 तत्व है ना, तत्व है, जिसमें से 92 क्या है, 92 आपके प्राकृतिक तत्व हैं, प्राकृतिक। इसमें से बाद बाकी जो बचे हुए हैं तत्व उनका जो है कुछ का खोज हुआ है, कुछ का नहीं हुआ है, रिसर्च अभी चल रहा है। लेकिन टोटल 92 प्राकृतिक जो है और 118 टोटल तत्व हैं। ये तत्व कौन कौन से, वही हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके के सारे ये जो तत्व हैं सब एक सारे तत्व हैं। और जो तत्व होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, है ना। तो ये तत्व होगा। दूसरा बात करते हैं हम यौगिक का। यौगिक क्या होता है, यौगिक को इंग्लिश में कहा जाता है कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड। ये यौगिक होते हैं। ये क्या होते हैं, हाँ, इनका क्या होता है ना, ये तत्व के परमाणुओं से ही मिलकर के बने होते हैं। एक या दो तत्व जो है ना, इसमें एक या दो से अधिक तत्व के परमाणु जब आपस में मिल जाते हैं ना, एक तरीके से एक उसका भी कुछ नियम होता है। उस नियम को पालन करते हुए, रसायन के जो कुछ नियम है उन नियमों को पालन करते हुए जब ये अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस मिलते हैं, कभी कभी दो से अधिक, तो वो सारे के सारे क्या बन जाते हैं, मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं, है ना। और तत्व क्या होता है, तत्व के अंदर एक जैसे क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, ये क्या है, तत्व है। हीलियम लिखते हैं, ये भी तत्व। ऑक्सीजन लिखते हैं, ऑक्सीजन का जितना भी कहीं पर भी देखा जाएगा, ऑक्सीजन जो तत्व है उसका परमाणु हर जगह एक ही जैसा मिलेगा। यानी ऑक्सीजन के अंदर जितने भी परमाणु होंगे सब एक तरह के परमाणु होंगे। एक तरह के का मतलब क्या, उनका जो भी प्रॉपर्टी होगा, उनका द्रव्यमान परमाणु का हो गया, उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी उनका परमाणु संख्या एक तरीके से कहा जाए तो सबके ऑक्सीजन के जितने भी परमाणु होंगे उनका सबका परमाणु संख्या एक जैसा होगा, उनका द्रव्यमान संख्या एक जैसा होगा, है ना, उनका शेप एक जैसा होगा। हाइड्रोजन का, हीलियम का भी, यानी जो जो अलग अलग तत्व हैं, हाँ, वो सारे जो है हर एक तत्व के में पाए जाने वाले सारे परमाणु एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। यानी एक तत्व के अंदर जितने भी परमाणु होंगे सारे परमाणु एक जैसे होते हैं। अब यौगिक की जब हम बात करते हैं इसमें अलग अलग तत्वों के परमाणु मिले होते हैं। जैसे क्या, H2O, H2O क्या है, हमारा जल है ना, जल है। जल का आपने सूत्र पढ़ा होगा। इसमें कौन कौन सा परमाणु, हाइड्रोजन भी है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, एक तत्व है ना। और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ही बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ही हमारा क्या बना है, जल बना है। तो इसमें देखते हैं दो अलग अलग तत्व हैं, दो अलग अलग तत्वों के परमाणु मिले हुए हैं, तो ये मिल करके यौगिक बना है। अब जो ये मिला है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऐसे ही मिल जाता है। इसको मिलने के लिए हम आगे इसी में पढ़ेंगे, रासायनिक के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। उन नियमों को पालन करते हुए ही ये मिलते हैं। लेकिन जब ये मिलते हैं ना, जब ये दो अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, C6H12O6 हो गया, ये सारे के सारे क्या है, आपके कंपाउंड है, यौगिक हैं, ठीक है। अब है कंपाउंड, यौगिक होगा। अब जब यौगिक है, अब पढ़ते हैं मिश्रण के बारे में। मिश्रण क्या है, तो मिश्रण का क्या है कि अच्छा, ये जो मिल रहे थे यौगिक, जो अलग अलग तत्वों के जो परमाणु मिल रहे थे, एक किसी खास रेशियो में मिल रहे थे, कुछ खास नियम को पालन करते हुए मिल रहे थे। इसमें क्या है कि किसी नियम का कोई पालन नहीं होता, कोई अनुपात भी फिक्स नहीं है। इसमें कुछ भी कितना में भी कितना मिलाया जा सकता है, इसका कोई खास न नियम है और ना ही क्या है कि उसका ये कोई अनुपात निश्चित होता है। तो उस तरीके के जो मिला करके बनते हैं उनको कहा जाता है मिश्रण। इंग्लिश में इसको मिक्सचर कहा जाता है, मिक्सचर, ठीक है, मिश्रण कहा जाता है। तो ये जो होता है ना, बिना किसी अनुपात में, जैसे क्या है, दूध है, ठीक है। अब दूध में क्या होता है, हाँ, दूध में बहुत सारी चीजें होती है, जल भी होता है, कैल्शियम भी होता है और भी सारी चीजें होती हैं। तो वो सारा जो है ना, उसका कोई फिक्स अनुपात नहीं होता है, अनुपात नहीं है, उसका कोई फॉर्मूला भी नहीं होता है, ठीक है। तो वो मिश्रण हो गया, दूध हो गया। आप चीनी पानी को एक साथ मिला देते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, हमारा मिश्रण ही हो गया, ठीक है। और स्याही, इंक जो हो गया, हाँ, स्याही यानी इंक जो हो गया, हाँ ना, उसमें भी कई रंगों का मिश्रण हो गया, तो मिश्रण हो गया, तो वो भी क्या होता है, आपका मिश्रण ही होता है। तो ये था एक इंट्रोडक्शन तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में, है ना। अब हम तत्व, यौगिक और मिश्रण के प्रकार के बारे में
हाँ जानते हैं। तो आइए चलते हैं तत्व के प्रकार के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तत्व, तत्व जिसको इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट, ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। इनका ही परिभाषा, इसको तोड़ा जाएगा, किसी भी तत्व को जब हम तोड़ करके अंदर देखेंगे तो जो भी परमाणु मिलेंगे सब एक जैसे मिलेंगे, कुछ उसमें डिफरेंट कुछ या अलग नहीं मिलेगा। अब तत्व का जब हम प्रकार पढ़ते हैं तो पूरे तत्व को जो है ना उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा 3 भाग है ना? तो एक है धातु, धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु, उपधातु। हाँ, धातु, अधातु और उपधातु, इसको इंग्लिश में मेटल बोलते हैं, है ना? इसको नॉन मेटल और इसको मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स, ठीक है। चलिए, तो मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स, ये धातु, अधातु और उपधातु हैं। अब इसके बारे में हम जानते हैं। तत्व को 3 भागों में बांटा गया, यानी जो टोटल 118 जो तत्व थे, हाँ, उसमें जब आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि उसमें 118 में कुछ जो है वो धातु है, कुछ अधातु, कुछ उपधातु है। तो आइए बारी बारी से जान लेते हैं कि धातु क्या है, अधातु क्या है और उपधातु क्या है। जो धातु होता है उनका कुछ विशेष गुण होता है, उन गुणों को जब हम जान लेंगे तो हम पहचान जाएंगे कि वो धातु है। धातु क्या होगा? सबसे पहले इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, हाँ, उसमें जो जब देखा जाएगा तो सबसे बाह्यतम जो कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनकी संख्या, हाँ, या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। उस इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में इसको, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनकी जो संख्या होती है ना वो या तो 1 होगी, ठीक है, यहाँ से इसको बांट देता है, या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, जो भी धातु होंगे उनकी संख्या 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी। दूसरा क्या होता है, जो भी धातु होते हैं ना वो क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी धन आवेशित होते हैं। धन आवेशित वही होंगे, वही परमाणु धन आवेशित होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। अर्थात धातु क्या करेंगे, धातु के जो परमाणु होंगे हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे। तो जो ये आपका जो धातु है वो विद्युत धनात्मक हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन का दान किया। तीसरा इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, विद्युत धनात्मक होगा, और क्या होता है, विद्युत के ना सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होगा, सुचालक होता है किसका, विद्युत और उष्मा का, ठीक है, विद्युत, विद्युत और उष्मा का सुचालक ये होता है। जो धातु होता है वो विद्युत उष्मा का सुचालक, यानी इसके अंदर से विद्युत और उष्मा की क्या होती है, हाँ, प्रवाहित हो सकती है। जो विद्युत के सुचालक होंगे वो उनके अंदर से विद्युत और उष्मा दोनों की दोनों क्या हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है। जो विद्युत के कुचालक होते हैं उसमें से विद्युत और उष्मा जो है, विद्युत या उष्मा जो कुचालक होते हैं उसमें से विद्युत या उष्मा प्रवाहित नहीं हो पाती है। तो ये जो थे विद्युत के सुचालक होते थे। अच्छा, कोई भी पदार्थ जो है, कोई भी पदार्थ वो विद्युत का सुचालक कब हो सकता है, जब उसके पास, कल भी हमने जब प्लाज्मा अवस्था जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था जो उसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो उसमें हम बताए थे जहां भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो विद्युत के सुचालक बन जाएंगे। तो ये जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक होंगे, यानी इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके अलावा ये क्या होते हैं, आघात वर्ध होते हैं, आघात वर्ध होते हैं, ठीक है। ये तो आप पिछले क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। आघात वर्ध यानी इनको जब पीटा जाएगा, है ना, इन पे जब हथौड़ी से या किसी अन्य भारी वस्तु से जब इनको पीटा जाएगा तो ये चादर की तरह बन जाएंगे, पतले चादर की तरह ये बन जाएंगे, ठीक है। और क्या गुण होता है इसमें, आघात वर्ध होते हैं। दूसरा क्या होता है, ये चमकीले होते हैं, ठीक है,
चमकीले होते हैं, ठीक है, यानी लस्टरस होते हैं, इनमें चमक होती है, ठीक है, चमकीले होते हैं। इसके अलावा भी और सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। कमरे की ताप पर ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है, ठोस अवस्था में जब कमरे के ताप पर धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर भी आपका वो द्रव की अवस्था में रहता है ना। तो जो धातु है कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है और उनका द्रवणांक और क्वथनांक भी क्या होता है, उच्च होता है, अधिक होता है। तो ये बात हो गई धातु से जुड़ी हुई, बहुत सारी बातें हमने कर ली, है ना। और भी इसके गुण हैं, ठीक है। धातु जो होते हैं कठोर होते हैं, बहुत कम जो है क्रिया, ये जो है धातु जो होते हैं ना वो हाँ चमकीले होते हैं। जब उनको पीटा जाएगा ना तो उससे एक सुरीला आवाज निकलता है ना, टनटनाहट वाला आवाज निकलता है जब आप किसी भी धातु पे हाँ पीटेंगे या ये करेंगे। हाँ धातु में एक चीज और होती है, धातु में तन्यता भी होती है, ठीक है, जिसको डक्टिलिटी कहा जाता है, तन्यता, ठीक है। किसी भी धातु को है ना खींच करके उसमें लंबा वायर निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा धातु का कुछ गुण, है ना। मेन ये सारे गुण हैं, इसको आप याद रखेंगे तो आपका धातु से काम बन जाएगा। धातु का उदाहरण जितना भी लोहा, सोना, चांदी ये सारे हो गए, है ना। जो पहले अगर यदि पीरियोडिक टेबल देखा जाए तो जो पहले वर्ग के पहले ग्रुप के जो जितने भी एलिमेंट हैं, हाँ हीलियम, लिथियम, सोडियम, हीलियम तो निष्क्रिय गैस होता है ना। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे के सारे ये धातु में आते हैं, ठीक है। अधातु की जब हम बात करते हैं तो इसमें पाएंगे क्या कि जो अधातु होता है ना इनके बिल्कुल विपरीत होते हैं, यानी इनमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, अधातु में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें जो है ना 5, 6 या 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। संयोजी है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। संयोजी इलेक्ट्रॉन या तो 5 होंगे या 6 होंगे या 7 होंगे, है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन एक बार फिर से बताते हैं किसको कहते हैं, जब किसी भी परमाणु का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये हमेशा जब भी कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ या बाह्यतम कक्षा में ही करता है, ठीक है। तो ये अब जब 5, 6, 7 होगा ना तो ये स्टेबल होने के लिए, निष्क्रिय गैस जैसा होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन का दान करता है, और जब इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो ये विद्युत ऋणात्मक हो जाते हैं। जो भी अधातु होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं, ठीक है ना। विद्युत ऋणात्मक होते हैं, यानी ऋण आवेशित होते हैं। क्यों ऋण आवेशित होते हैं, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। हाँ ये इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, ये दान नहीं करते, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते। ये जो दान करते थे इलेक्ट्रॉन को, ये परमाणु इलेक्ट्रॉन को हमेशा अपने से निष्कासित करते थे, जिससे प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती थी, तो ये विद्युत धनात्मक हो जाते थे। लेकिन ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी इसमें क्या होगा, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे इसमें से, ना ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी और ना ही इसमें से उष्मा प्रवाहित होगी। इसीलिए अधातु जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। हाँ अब ये आघात वर्धनीय भी नहीं होते, इनको पीटने पर ये क्या हो जाता है, हाँ ये चपटे नहीं होते हैं, ये चादर जैसा नहीं बनते हैं, ये ब्रिटल होते हैं, इनको पीटने पे चादर नहीं बनेगा। और दूसरा क्या होता है, ये चमकीले भी नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ और तीसरा क्या होता है, इसके अंदर तन्यता भी नहीं होती है। लेकिन आप जानिए, एक चीज जानिए कि ना जो अधातु होता है उसमें एक कुछ अधातु ऐसा होता है जिसके से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। वो कौन सा है ना, वो है आपका ग्रेफाइट, ठीक है। तो वो जो है उससे क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, ठीक है, वो अधातु होते हुए भी। चलिए अब ये था अधातु। तो जितना भी ऑक्सीजन था आपका, है ना, ऑक्सीजन हो गया, और भी जो ऋण आवेशित हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, आपके अधातु हैं, ठीक है। क्लोरीन हो गया, है ना, ये भी क्या, ऑक्सीजन भी आपका अधातु है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, दान करता है। क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन का दान, ये अधातु में आ जाता है। धातु में आपका जो भी हो गया, ये
आपका बताया ही गया है, धातु में सोडियम, अल्मोनियम, मैग्नीशियम ये सारे हो गया। इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये, और फिर आपका ये ऑक्सीजन हो गया, हाँ कार्बन भी हो गया। ये सारे के सारे अधातु हो गए। उपधातु की जब हम बात करते हैं तो उपधातु में क्या होता है, उनमें कुछ गुण धातु का होता है, कुछ अधातु का होता है। दोनों गुण को मिश्रित गुण होता है, ठीक है। तो वो उपधातु में चले आते हैं। कुछ ये जो है धातु का गुण होता है, कुछ अधातु का। तो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सारे इसके उदाहरण हो गए। तो ये था धातु, अधातु, उपधातु। अब हम पढ़ेंगे यौगिक के कुछ प्रकार। तो आइए चलिए जानते हैं यौगिक के प्रकार के बारे में। यौगिक का कुछ ज्यादा प्रकार नहीं है। यौगिक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और एक अकार्बनिक। हाँ, यौगिक दो प्रकार के होते हैं। हाँ, एक हो गया कार्बनिक और दूसरा हो गया अकार्बनिक। एक कार्बनिक हो गया, एक अकार्बनिक। कार्बनिक नाम से पता चलता है। वैसे यौगिक जिसमें क्या होंगे, कार्बन मौजूद होंगे, उनको कार्बनिक यौगिक कहा जाएगा। जैसे CH4 हो गया, मीथेन हो गया, है ना, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो इस तरीके के जो भी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, CaCO3 हो जाएगा, CaCO3 इसमें भी कार्बन है, सॉरी CaCO3, ठीक है। इस सब में कार्बन मौजूद है, तो ये कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। और ये अकार्बनिक यौगिक कौन से हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सॉरी जल हो गया, H2O हो गया, ठीक है ना, अमोनिया हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी हैं, हाँ, पोटासियम परमैंगनेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी हैं, ये सारे के सारे आपके किसमें आ जाते हैं, अकार्बनिक जिसमें कार्बन मौजूद नहीं रहते हैं, ठीक है। और कार्बनिक जिसमें कार्बन मौजूद होते हैं। एक बार फिर से आपको बताते हैं यौगिक क्या होता है, इसको इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं, है ना। और ये होते क्या हैं, हाँ, ये परमाणुओं से, तत्वों के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। और ये तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में और कुछ रासायनिक नियमों को पालन करते हुए आपस में मिल करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये यौगिक थे। अब मिश्रण के प्रकार के बारे में अब हम जानेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं मिश्रण के बारे में, ठीक है। हाँ, चलिए, मिश्रण जो है, मिश्रण दो प्रकार का, हाँ, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। मिश्रण, हाँ, एक होमोजेनियस, एक हेट्रोजेनियस। तो दोनों के विषय में डिटेल में हम अगले वीडियो में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।